हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ओजस एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 साइंस का, तंतु से वस्त्र तक। तंतु होता है फाइबर, वस्त्र होता है फैब्रिक, फाइबर से फैब्रिक। तो पहली और भुजो ने अपने स्कूल में आयोजित की गई विज्ञान प्रश्नोत्तरी में प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता। वे दोनों अत्यधिक उत्तेजित थे और उन्होंने प्राप्त हुई पुरस्कार राशि से अपने माता पिता के लिए वस्त्र खरीदने का निश्चय किया। वे कपड़े की दुकान पर वस्त्र सामग्री की विस्तृत विविधता देखकर उलझन में फंस गए। दुकानदार ने उन्हें यह समझाया कि कुछ कपड़े अथवा वस्त्र सूती है तो कुछ संश्लिष्ट यानी कृत्रिम है। उसके पास ऊनी मफलर, शॉल भी थे। दुकान में बहुत सी रेशमी साड़ियाँ भी थी। पहेली और भुजो अत्यधिक उत्तेजित दिखाई दे रहे थे। उन्होंने इन विभिन्न कपड़ों को स्पर्श किया और उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। अंत में उन्होंने एक ऊनी मफलर तथा एक सूती साड़ी खरीदी। कपड़े की दुकान का भ्रमण करने के पश्चात पहेली और भुजो ने अपने परिवेश में विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को ध्यान से देखना आरंभ किया। उन्होंने यह देखा कि बेडशीट, बिस्तर पर बिछाने की चादर जो है, और कंबल, पर्दे, मेजपोश, तौलिए और झाड़न, डस्टर आदि ये सब भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़ों से बने हैं। यहाँ तक कि उनके अपने बस्ते और बोरे भी किसी प्रकार के वस्त्र से बने हैं। उन्होंने इन सभी वस्त्रों की पहचान सूती, ऊनी, रेशमी और कृत्रिम के रूप में की। संश्लिष्ट यानी क्या आप भी इन वस्त्रों में से कुछ को पहचान कर सकते हैं? जैसे वस्त्रों में विविधता के कितने तरह के वस्त्र हो सकते हैं। आपने ये तो सुना ही होगा, सूती, ऊनी, रेशमी, ये सारे तरह के वस्त्रों के नाम ही हैं। निकट के किसी दर्जी की दुकान का भ्रमण कीजिए और सिलाई के बाद बचे कपड़े की कतरन एकत्र कीजिए और कपड़े के प्रत्येक कतरन को स्पर्श करके उसके स्पर्श का अनुभव कीजिए। दर्जी की सहायता से उससे पूछकर कुछ कपड़ों में पर सूती, रेशमी, ऊनी, संश्लिष्ट के लेबल लगाने का प्रयास कीजिए। यानी कि आप दर्जी की दुकान पे जाएंगे, वहाँ देखेंगे कितनी तरह के कपड़े हैं और आपको तो पता नहीं होगा, तो आप दर्जी से पूछ के उसके नाम का पता करेंगे और उस पर लेबल लगा देंगे कि ये कौन सी तरह का वस्त्र है। ओके, आप यह भी जानना चाहते हैं कि यह विभिन्न कपड़े किस प्रकार से बनते हैं। आप किसी कपड़े के अवलोकन करते हैं तो वह एक सतत टुकड़ा प्रतीत होता है। अब इसे ध्यान से देखिए, आपने क्या देखा। फर्स्ट क्रियाकलाप में सूती कपड़े का वही टुकड़ा चुनिए जिस पर आपने क्रियाकलाप फर्स्ट में लेबल लगाया था। इसके एक सिरे पर कोई ढीला धागा तथा ढूंढने का प्रयास कीजिए और इसे बाहर खींचिए। यदि कोई ढीला धागा दिखाई न दे तो फिर पिन और सुई की सहायता से आप एक धागा धीरे धीरे बाहर खींच सकते हैं। हम यह देखते हैं कि धागों ये तागा है। धागा, वैसे धागा भी बोलते हैं, तागा यहाँ पे क्योंकि लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कहीं पे धागा कहीं पे तागा बोला जाता है। तो तागों को एक साथ व्यवस्थित कर वस्त्र बना। ये तागे किससे बनते हैं? तंतु। किसी सूती कपड़े के टुकड़े में कोई तागा बाहर निकालिए। इस तागे के टुकड़े को मेज पर रखिए। ये देखो, जैसे ये तागा है, ये बाहर लिया इस कपड़े में से और मेज पर रखा। फिर क्या करते हैं? अंगूठे से दबाए। तागे के दूसरे सिरे को इसकी लंबाई के अनुदिश दर्शाए अनुसार अपने नाखून से खरोंचिए। क्या आप इस सिरे पर यह देखते हैं कि धागा पतली लड़ियों में भी खंडित हो गया है? अगर धागा पतली लकड़ियों में भी खंडित हो जाता है, जैसे ये देखो यहाँ पे और यहाँ पे, कितना डिफरेंस है। तो खंडित हो गया, यहाँ पे खंडित नहीं हुआ। तो तंतु से वस्त्र। अब जो यह दिखाए गई कुछ वस्तुओं को संग्रहालयों में देखा है, नए योद्धा पहनते हैं। यह भी जानना चाहते हैं कि क्या ये सभी किसी प्रकार के तंतुओं से बने हैं। तो योद्धाओं की ड्रेस निकाली भुजो ने और पूछा, क्या ये भी उन्हीं से बने हैं, तंतुओं से? तो कुछ पादप तंतु, क्या रुई जैसे,
क्या आपने कभी तेल के लेपों के लिए बत्तियाँ बनाई हैं? बत्तियाँ तो हम जब दिया जलाते हैं, पूजा करते हैं, तब भी बनाते हैं। और किससे बनाते हैं? रुई से बनाते हैं, कोई बनी बनाई ले आते हैं और कुछ लोग बना लेते हैं। तो ये बत्तियाँ जो ये कॉटन है, रुई, ये कहाँ से आता है भाई, पता है आपको? इस रुई का उपयोग गद्दों, रजाइयों अथवा तकियों में भी किया जाता है। रुई ली खींचकर पर तकिया किनारों में ध्यान से देखे। आपने क्या परीक्षण किया? छोटी पतली लड़ियाँ जिन्हें आप देख रहे हैं कपास तंतुओं से बनी है, कपास से सॉरी। रुई कहाँ से आती है? खेतों में उगाई जाती है। साधारणतः कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ मृदा काली और जलवायु उष्ण होते हैं, यानी कि काली मिट्टी यानी चिकनी मिट्टी में, और जहाँ की जलवायु गर्म होती है वहाँ पे उगाई जाती है ये कपास। रुई कहाँ से आती है? इसे खेतों में उगाया जाता है। साधारणतः कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ मृदा काली उष्ण होते हैं। अच्छा, कुछ कुछ रुई लीजिए, इसे खींचकर पृथक कीजिए और इसके किनारों को ध्यान से देखिए। आपने क्या परीक्षण किया? ये छोटी पतली लड़ियाँ जिन्हें आप देख रहे हैं कपास तंतुओं से बनी है। रुई की बत्ती जिनसे हम दिया जलाते हैं, आप उनके देखते हैं किनारों पे पतली पतली होती हैं और बीच में मोटी रह जाती हैं। तो ये जो होती है लड़ियाँ कपास की बनी होती है। रुई कहाँ से आती है? इसे खेतों में उगाया जाता है। साधारणतः कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ मृदा काली तथा जलवायु उष्ण होती है। और उष्ण मतलब गर्म, काली मतलब चिकनी मिट्टी होती है जहाँ पे, वहाँ पे ये कपास उगाई जाती है। आपने देखा होगा कई जगह, मैंने ये देखा है तालाबों में भी डाल देते हैं इसको बनने के बाद, ताकि इस कपास से हमें वो कहते हैं ना कि जिससे खाद नहीं जाते हैं, सन भी प्राप्त होता है। तो क्या आप ऐसे कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहाँ पर हमारे देश में कपास की कृषि की जाती है? कपास पादप के फल, कपास गोलक लगभग नींबू की माप के होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कपास एक बड़ी सी डंडी होती है, उस पर फूल की जगह, फल की जगह कपास उगती है। जैसे ये देखो यहाँ पे ये कपास है और ये कपास तोड़ रखी है, यहाँ पे अलग कर रखा है मतलब इसको। तो बीज टूटकर खुल जाते हैं तथा अब कपास तंतुओं से ढके बिनौले कपास बीज की ओर देखा जा सकता है। क्या आपने ऐसा कपास खेत देखा है जो कपास चुने जाने के लिए तैयार हो चुका है? इस खेत कपास के फुलफुले रोगों से इतना श्वेत हो जाता है जैसे हिम में ने ढक लिया हो। मतलब कि ऐसा हो जाता है कपास से खेत जैसे कि बर्फ़ हो, एकदम वाइट, एज लाइक दिस। ये देखो यहाँ पे ये देखिए, ये बर्फ़ की तरह सफ़ेद दिखाई दे रहा है एकदम। अब कपास पादप खेत, पादप मतलब होता है पेड़ और खेत तो आपको पता ही है। साधारणतः इन कपास बालों के कपास को हस्त चयन द्वारा किया जाता है, यानी कि ये हाथों से अलग किए जाते हैं। इसके पश्चात इसे बीजों को कट्टन द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओठन कहा जाता है। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती है। आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का उपयोग भी किया जाता है। अब तो हमारी जो है मशीनें बन चुकी है हर तरह की, तो अब हाथ की ज़रूरत नहीं है। देखें यहाँ पे मशीनों से कपास ओटा जा रहा है। जूट पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में उगाया जाता है। यानी कि जूट पटसन जो होता है ये पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है। जूट पटसन जो मैंने अभी कपास में आपको बोला था खाटें बुनी जाती है, तो वो जूट से बुनी जाती है। कपास तो रुई ऊपर होती है उसके, और ये जो जूट होता है पटसन, ये वर्षा ऋतु में पानी में उगाया जाता है। पुष्पन अवस्था में काटते हैं। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर, हाँ ये है वो, मैंने देखा कि जो जल में यानी तालाबों में डुबोया जाता है जिससे कि उसके जूट को सॉफ्ट किया जा सके और आराम से छीला जा सके तनों को।
को डुबो कर रखा जाता है ताकि तने गल जाए और उन्हें पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक कर लिया जाए। वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को धागों में परिवर्तित किया जाता है और फिर इसका मशीनों के द्वारा वस्त्र बनाया जाता है। जैसे सूती धागे की कताई, आप सुई स्वयं देखेंगे। सूती धागे की जो चरखा होता है उससे कताई की जाती है। तर्जनी के बाद रुई की चुटकियाँ भरिए और फिर धीरे से रुई बाहर की ओर खींचे और रेशे को लगातार काटते रहिए। रेशे से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहा जाता है। पूंज के रेशे को खींच कर काटते हैं। तो ये तो हमारे जो महात्मा गांधी जी हैं वो चरखा रखते थे, उससे धागा बनाया जाता था। राष्ट्रपिता यहाँ पे देखो, ये मैंने अभी बताया जो महात्मा गांधी जी रखते थे चरखा, उसी से धागा बनाया जाता था, क्योंकि वो हमारा सूती धागा होता था, खादी। तो धागों से बुने वस्त्रों को पहनने के लिए ब्रिटेन मिलों में आयोजित कपड़ों को बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। ये देखिए, ये है हमारा चरखा, इससे धागा बुना जाता है। वृहद पैमाने में धागों की कताई कार्य कताई मशीनों की सहायता से की जाती है। धागे के वस्त्र बनाने की कई विधियाँ होती है, जिसमें बुनाई जैसे कि सुई और क्रोशिया और ये अपनी सिलाई, इन सब से बुनाई की जाती है। एंड भिन्न रंगों की 2 कागज़ की शीट लीजिए, दोनों में से 30 सेंटीमीटर लंबाई तथा 30 सेंटीमीटर चौड़ाई की वर्गाकार शीट काटिए और दोनों शीटों को आधा मोड़िए। एक शीट को चित्रित 3 पॉइंट, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप इसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पे चित्र काट के दूसरी शीट कटवाई, फिर इसको इस तरह से कागज़ की पट्टियों से बुनाई। ये कागज़ की पट्टियों की बुनाई है, यहाँ पे ये इस तरह से हो जाती है। इसी तरह से धागों की बुनाई होती है। इसी तरह से कपास की भी बुनाई, जैसे कि ये देखो यहाँ पे हथकरघा, ये है हमारा हथकरघा। हाथों से यहाँ पे बुनाई की जा रही है हथकरघा के द्वारा। यहाँ पे ये सिलाई, इसे हम सिलाई बोलते हैं। स्वेटर बुनाई होती है सिलाई से। और पहेली क्या जानना चाहती है, नारियल के बाहरी खोल के तंतुओं से बने किसी वस्त्र को देखा है? इन तंतुओं का सामान्यतः किन कार्यों में किया? तो नारियल के जो बाहरी खोल होते हैं उससे कुछ वस्त्र बनाए जाते हैं, तो उसके तंतु से बने वस्त्र देखे आपने। तो यहाँ पे पूछा है पहेली ने, इनका प्रयोग कैसे होता है। तो वस्त्र सामग्री का इतिहास, आपने कभी यह जानने के प्रयास किया होगा कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते थे? वस्त्रों के विषय में अगर प्रमाणों से ऐसे प्रतीत होता है कि प्रारंभ में लोग वृक्षों की छाल, यानी हाँ ये तो देखा भाई, सुना है किताबों में, वृक्षों की छाल, बड़ी बड़ी पत्तियों और तंतुओं की चर्म और समूह से अपने शरीर को ढकते थे। ये तो हमारे यूट्यूब पे आप देखेंगे बहुत सारे लोग भी प्रैक्टिकल करते हैं आजकल। कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियाँ और घास को बुनकर चटाई, ढाल, ये सब बनाए। टोकरी बनाई। टोकरी किससे? शहतूत की लकड़ियों से बनाई जाती है ज़्यादा। और हर तरह के पादप होते हैं। शहतूत की लकड़ियों से हम बड़े टोकरे बनाते हैं, जैसे कि सब्जी वब्जी वगैरह के लिए होते हैं जो, इनको बुनकर वस्त्र तैयार किए जाते हैं। भारतवासी रुई के बने वस्त्र पहनते हैं जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती है। फ्लैक्स भी एक पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। खाद मिस्र नए वस्त्रों को बनाने के लिए रुई फ्लैक्स की कृषि नील की नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। इन दिनों में लोगों की सिलाई नहीं आती थी, तो लोग शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्रों से आच्छादित कर लेते थे। वह शरीर को आच्छादित करने के लिए विभिन्न ढंगों का उपयोग करते थे। सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ लोगों ने
वस्त्रों की सिलाई करके पहनने के कपड़े तैयार किए। इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़ों में भी बहुत सी भिन्नताएँ आई। धोती, कुर्ता, साड़ी, लुंगी, पगड़ी एंड पैंट, शर्ट, ये सब। जिस प्रकार से समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन अलग है, अलग अलग तरह के होते हैं, उसी तरह से वस्त्र भी अलग अलग होते हैं। हर स्टेट की एक अलग ड्रेस होती है। यहाँ पे कहाँ गया।